हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। असम चुनाव के बाद बीजेपी के हौसले में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में भगवा झंडा फहराने के बाद उसके लिए अब यूपी एक बड़ी चुनौती है। यहां 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। राज्य में राम मंदिर के लिए भी माहौल बनाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस बार राम के भरोसे बीजेपी 14 साल का वनवास खत्म करने की जुगाड़ में है? ऐसे ही कई सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। श्री राम जिताएंगे उत्तर प्रदेश। विकास ही है जो आपको ताकतवर बनाता है, आपको कभी किसी के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं होने देता है। और उसको यूपी के सहारनपुर से पीएम मोदी ने एक तरह से यूपी में 2017 में होने वाले चुनावों का बिगुल फूंका। अपने भाषण में ये साफ कर दिया कि मुद्दा सिर्फ विकास का होगा। एक टीवी इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही दोहराया, राम मंदिर नहीं बल्कि विकास होगा यूपी में मुद्दा। लेकिन क्या यूपी में सच में ऐसा ही होगा? ऐसा लगता नहीं है। कुछ दिनों से बीजेपी के नेता और नए नए राज्यसभा सदस्य बने सुब्रमण्यम स्वामी तकरीबन हर मंच से दावा कर रहे हैं कि इस साल के दिसंबर तक राम मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। तो वहीं यूपी में बजरंग दल की ट्रेनिंग की तस्वीरें सुर्खियां बन रही हैं। इसके अलावा वीएचपी भी जोर शोर से राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 78वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। यह कार्यक्रम 10 मई से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। यही नहीं, वीएचपी अयोध्या में 17-18 मई को सम्मेलन भी कर रही है। देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास निश्चित रूप से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये पूरा देश चाहता है, उत्तर प्रदेश चाहता है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। मुबारकबाद देने आ रहे हैं, जन्मदिन की मिलने आ रहे हैं। ठीक है, उनके केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत है, पूरा प्रोटोकॉल उनके साथ है, आए मुबारकबाद दें। लेकिन अगर इस तरह का प्रशिक्षण शिविर या मंदिर से या रिलेटेड कोई बात, इस तरीके की चीजें जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ये चीज करने की परमिशन हम उनको नहीं देंगे। आपके नहीं, ये राम का मंदिर नहीं है, ये वोट बटोरने का मंदिर है। और पिछले 25 वर्षों से निरंतर ये प्रयास हो रहे हैं देश में धार्मिक ध्रुवीकरण के। उत्तर प्रदेश में चुनाव की जमीन गर्म हो रही है। असम चुनाव में भगवा झंडा फहराने के बाद बीजेपी का उत्साह आसमान पर है। तो क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर चल रही सरगर्मी उसकी आक्रामक रणनीति का हिस्सा है? हम तो पूछेंगे, क्या यूपी चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उछालने से बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी की कोशिश का एक बार फिर ये नजर आ रही है कि वो राम मंदिर को उठाए। क्या बीजेपी ये चाह रही है कि 14 साल का वनवास श्री राम खत्म करें? इसमें आपकी राय महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज का बड़ा सवाल, क्या यूपी चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उछालने से बीजेपी को फायदा होगा? अगर आपका जवाब है हां तो HTP_Y लिखिए। अगर आपका जवाब है नहीं तो HTP_N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। इसके नतीजे इसी कार्यक्रम के अंत में हम दिखाएंगे। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #राम भरोसे बीजेपी इनके जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपकी राय को हम लगातार इस शो के अंदर दिखाते रहेंगे। इस मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जफरयाब जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया जी भी इस वक्त हमारे साथ
जुड़ चुके हैं। दो और मेहमानों का हमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से इंतजार है, जो अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल संबित पात्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगर आपकी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो वो श्री राम का मंदिर बनाएगी, या आप आशा कर रहे हैं कि श्री राम आपकी सरकार बना दें? देखिए, बड़े अच्छे तरीके से आपने सवाल पूछा है, मगर मैं इसका उत्तर दूं। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, आप देखिए पालमपुर के अधिवेशन से ही भारतीय जनता पार्टी ने ये एक प्रण लिया है कि राम मंदिर उसका विषय है। और जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनावों का सवाल है, कभी भी राजनीतिक विषय नहीं है, ये हजारों करोड़ों हिंदुस्तानियों के भावनाओं का विषय है। उस मंदिर को लेकर हम चुनाव जीतें और मंदिर के कारण हम सरकार बनाएं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचनी थी। कल जब 2 वर्षों की उपलब्धि को लेकर खुद अमित शाह जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। और आप खुद देखिए, उत्तर प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं केशव मौर्य साहब, उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। जब स्वयं राष्ट्राध्यक्ष और इकाई के अध्यक्ष दोनों ही कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, और विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए में 71 सीट, 80 में से 71 सीट 2014 में मिले थे, हम विकास को क्यों छोड़ेंगे? हम उत्तर प्रदेश की जनता को विकास से वंचित क्यों रखेंगे? जहां तक राम मंदिर का सवाल है, संविधान के अनुसार जो भी उचित होगा, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी उचित होगा हम वो करेंगे, कभी भी गैर कानूनी तरीके से कुछ नहीं करेंगे। मगर चूंकि आपने मुझे समय दिया है, देखिए मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं और मैं सुबह विष्णु सहस्त्र नाम सुनता हूं। क्योंकि आज राम पे डिबेट हो रहा है, कांग्रेस के लोग अभी आए नहीं हैं, मैं 1 सेकंड आपका लूंगा कि विष्णु सहस्त्र नाम में राम के बारे में क्या कहा गया है। ईश्वर उवाच श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने ओम नमः इति। खुद ईश्वर अर्थात शिव पार्वती से कहते हैं, हे मनोरमे, मैं खुद 24 घंटे राम का नाम लेता हूं, क्योंकि एक राम के नाम लेने में सहस्त्र नाम उसी में है, इसलिए मैं राम को प्रणाम करता हूं। मगर कभी भी राम से हम राजनीतिक लाभ उठाएंगे, ऐसा पाप हम कभी नहीं सोच सकते हैं। हम सबको राम का आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो, और इतना जरूर होगा कि राम के आशीर्वाद से, अर्थात राम तो हम सबको आशीर्वाद दें, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी आगे जरूर बढ़ती रहे। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, मैंने आपको रोका नहीं। विवेक बंसल भी मुस्कुरा रहे थे, सुधींद्र भदौरिया भी मुस्कुरा रहे थे जब आप बोल रहे थे। तो विवेक जी, पहले मैं आप ही के साथ शुरू करता हूं, क्योंकि संबित पात्रा ने जितनी सिंपल इस तरीके से बातें कही है, क्या आपको लगता है वाकई मामला इतना सिंपल है विवेक जी? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये लोग जिस तरीके से अपना जो पक्ष है बदलते रहते हैं समय समय के अनुरूप। इससे पहले ही एक मुझे डिबेट में याद है, तो एक आपने या तो संबित पात्रा जी ने ये कहा था कि मैनिफेस्टो में ये चीज़ हमारी नहीं है, राम मंदिर एक मुद्दा नहीं है, राम मंदिर आस्था की जो बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि हम सत्ता में उसी को लेकर आए राम मंदिर के मुद्दे पे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि साहब कि 271 MP हम विकास के नाम पे। खुद ही इनकी बातों में, वक्तव्य में विरोधाभास है, मैं क्या कहूँ। और सच बात है, राम आस्था की बात हो सकती है, पर भाजपा के लिए ये राजनीतिक लाभ की बात है। 1991 में इन्होंने कानून की परिधि में रहते हुए सब कुछ किया था। कानून के ये बहुत बड़े रखवाले हैं, कानून के तहत ही ये सब लफ्ज़-ए-हाथ करते हैं, कानून के तहत ही ये घर वापसी करते हैं। मैं जितने जनपदों में जानता हूं, जहां पर भी कोई सांप्रदायिक उन्माद की गुंजाइश रहती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां अदबदा के ये प्रयास करते हैं कि वहां धार्मिक उन्माद हो जाए। अब यहां आज विधानसभा चुनाव चूंकि दिख रहे हैं, और ये भी इन्हें परिलक्षित हो रहा है कि ये कहीं वहां नहीं खड़े हुए, तो इन्होंने कहा कि आज सांप्रदायिक माहौल को जो है गरमा दिया जाए, क्योंकि इनकी आधारशिला ये है। ये और जो दूसरी एक जो सत्तारूढ़ पार्टी प्रदेश में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को जिसे कहते हैं सांप्रदायिक आग में घी डालने का काम करते हैं। तो अगर ये कुछ इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं आज इनकी भाषा शैली, ठीक है साहब, भगवान शिव हम सबके लिए आस्था कहिए या हम लोगों के लिए सर्वोपरि है।
हम सब लोगों के स्पिरिचुअल जो भी थॉट रखता है, और उनके लिए राम जी भी राम सर्वोपरि हैं। पर लेकिन राम जी को आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, धर्म जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की कभी बात। आप धर्म के नाम पे तोड़ते हैं समाज को, राष्ट्र को कहीं ना कहीं, राष्ट्र की सामाजिक समरसता को आप छीन और कमजोर करते हैं। माननीय ठीक है, एक मिनट, अब मैं आगे बढ़ूं, बाकी मेहमानों के पास जाऊं। उसमें सबसे पहले मैं विजयशंकर तिवारी जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि विकास विकास और विकास, यही हमारा मुद्दा है और इसी पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कार्यक्रम बाकायदा विश्व हिंदू परिषद के साथ में आयोजित किए जा रहे हैं और ये राम मंदिर और अयोध्या से जुड़े हुए बड़े कार्यक्रम हैं। बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी कैबिनेट के लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो ये फिर अगर विकास पे इतना फोकस है तो राम मंदिर के मुद्दे को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया जा रहा है? आकाश जी देखो, बहुत पहले से ये विवेक जी को भी पता है और जो यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं सबको पता है कि वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो विषय है, ये विश्व हिंदू परिषद के लिए कभी मुद्दा नहीं रहा है। ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। मुद्दा कह करके इस सारे अभियान को कमजोर करने की कोशिश होती है। ये हमारे लिए संकल्प है। से ठीक पहले मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को इसका बाकायदा उनको इस पे बयान देने दिया जाता है, जो बाकायदा प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और वो यहां तक कह रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर कि दिसंबर तक राम मंदिर बनने का काम शुरू हो ही जाएगा। आकाश जी, ये हमने कहा ना जी, हमारे लिए मुद्दा कभी नहीं रहा, ये हमारे संकल्प रहा है। अभी आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का, हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में डाला है। हम तो कांग्रेस के पास गए, हम तो भदौरिया जी के पार्टी के पास गए, हम तो सपा के पास गए, हर पार्टी के पास जाके हमने सहयोग मांगा कि जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के बीच में आप लोग खड़े हैं, अगर संसद में जाकर के आप सहमति बना दें तो ये 2 दिन में सारा विषय खत्म हो जाएगा, राजनीति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोग ये जीवंत रखना चाहते हैं, जीवित रखना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे इनकी राजनीतिक रोटियां सकती हैं। ये कहीं भी इसका निशाना लगाते हैं। लेकिन अगर ये लोग चाहें तो संसद में, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस, अगर कांग्रेस चाहती तो अब तक जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया होगा, निर्माण हो गया होगा। लेकिन इसके रास्ते में जो है, ये विवेक जी की पार्टी खड़ी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, विवेक जी चेत जाइए, ये भगवान श्री राम और उसके बाद आप लोगों ने श्राप क्या है। किया? आप पूरी 44 दुनिया पर में आ गए, प्रयास 4 पर आ बने। जाएंगे। आज अगर अगर भारत के आप मंदिर के साथ खड़े हो जाएंगे, भगवान राम के साथ खड़े हो जाएंगे, तो आपका भला भला हो जाएगा, भला हो जाएगा। कानून मैं की कह रहा हूँ, धज्जियां उड़ाई थी, भला हो जाएगा। आप वो खड़े तो हो जाइए। ज्वलंत उदाहरण देखो राजीव गांधी जी ने अयोध्या से जब अपना अभियान शुरू किया था, विवेक जी आपको पता था, बम्पर क्रॉप आ गई थी आपकी, बम्पर। राजीव जी ने तो वहां से खड़े होकर आपने बम्पर फसल पैदा किया। आप राजीव जी ने उस तो संकल्प को जगह भूलिए से बहुत मत, दूर किया था। अपने आप ये संकल्प नाम को बताएं भूलिए आप। मत, और राजीव जी का करने का प्रयास दूसरा था, तरीका दूसरा था। आज आप जिस तरीके से कर रहे हैं, ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, तरीके से कर रहे हैं, वो एक खेत का विषय है। विवेक जी खेत का विषय नहीं, ये मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि राजीव गांधी जी ने अपना अभियान वहां शुरू किया, बम्पर क्रॉप पैदा की, और इसके बाद आप भूल गए, आप भूल गए और बाधा बन के खड़े हो गए कि मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे। आप इसको क्या समझाते हैं? इस देश की पब्लिक बहुत समझदार है। आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये 70 साल में ये पब्लिक समझती है। इसलिए अब आप अच्छा है, आप मंदिर के निर्माण के समर्थन पर खड़े हो जाइए। अच्छा, एक मिनट, आपने तो बहुत सीधे यहाँ पर सामने में बोल दिया। सुदीन जी के पास जाओ, उससे पहले विवेक बंसल जी, अगर बीजेपी आगे बढ़ती है, अगर आगे बढ़ती है बीजेपी की कोई आम सहमति बन पाए और मंदिर बन सके, तो क्या आप ऐसे प्रयास में साथ खड़े हैं? कांग्रेस साथ खड़ी है मंदिर बनाने के लिए? देखिए, जो भी पहल हो, उसमें जो पक्ष उससे प्रभावित होता है, पहले राजनीति के बाद में राजनीतिक दल बाद में आएंगे, पहले उन पक्षों को सामने रखा जाए, उन पक्षों के साथ लिया जाए, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप भी उसमें आगे बढ़कर मदद करने के लिए तैयार हैं? आप चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर बने? देखिए, जो भी चीज आम सहमति से सकारात्मक इस देश की सामाजिक समरसता
के अनुरूप होगी, हम उसमें हर चीज में तैयार हैं। नहीं, पर अभी आपकी बात सुन के लग रहा है कि आप फेंस सिटर्स रहेंगे, आप दूर बैठ के नजारा देखेंगे, अगर कुछ बन रहा होगा तो आप उसमें कुछ कह सकते हैं। आप अपने ढंग से उसे जिस भी तरीके से आप इसलिए तो आए, आप अपना पक्ष रखने के लिए। आप बताएं ना, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूं, पहले तो ये धार्मिक धर्म आस्था का जैसे कहा मुद्दा है, इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए। वहां के जो पक्ष हैं उनमें आम सहमति बनाई जाए और उसके बाद थोड़ा सा उसे व्यापक रूप देके जो दोनों पक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बैठाया जाए। जब उनमें सहमति हो जाए तो राजनीतिक सहमति अपने आप ही है। विवेक जी, एक छोटी सी बात बता दीजिए, भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? अरे साहब, आप मेरे जो भगवान राम के जन्म के बारे में बता दीजिए, घुमाइए सुनिए, नहीं घुमाइए मत विवेक जी, घुमाइए, बिल्कुल घुमाइए मत। भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था ये बताइए। फिर तो अभी तक जो दुनिया को पता है, देश को पता है, वो आप भी बता बहुत दीजिए। दूर तक चली जाएगी। मैं इसमें नहीं बता दीजिए कहाँ पैदा हुए थे, बताइए। अरे विवेक जी, विवेक जी देश को बता दीजिए, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ? अरे बता तो दीजिए आप, आपको संकोच किस बात का? आप भगवान श्री राम के जन्म भूमि पता होते हुए भी आप नहीं बता रहे लोगों को। भगवान, संकोच किस बात का? अरे तो सुनिए, भगवान राम का जन्म, जहाँ पे भगवान राम की उत्पत्ति, भगवान राम की उत्पत्ति हर जगह है। भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सब जगह है। आप भगवान ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप देश की जनता को क्या समझ रहे हैं? एक मिनट, संबित कुछ बोलना चाह रहे जी, संबित बोले। नहीं, मैं तिवारी जी ने कुछ गलत सवाल पूछ लिया है। तिवारी जी, उनसे ये मत पूछिए राम का जन्म कहाँ हुआ, उनसे पूछिए रोम में किसका जन्म हुआ, वो फटाफट बता देंगे कि रोम में किसका जन्म हुआ है। सुधींद्र जी, बंसल साहब एक बात बोल रहे हैं कि मंदिर जब बनेगा तब बनेगा। बीजेपी ये कह रही है सरकार बन जाए किसी तरह से, ये कोशिश है बीजेपी की, ये कांग्रेस कह रही है। सुधींद्र जी, बंसल जी सुन लीजिए, सुधींद्र जी बोल रहे हैं कुछ, उसकी बात करते हैं। देखिए, मैं उठना चाहता हूं इस बहस से। आप इस बहस को कितना हास्यास्पद बना रहे हैं। एक मिनट, बंसल जी, सुधींद्र भदौरिया जो बोलना चाहते हैं वो सुनने प्लीज। आपके इस व्यक्तित्व से पूर्ण रूप से बंसल जी प्लीज रुकिए, आप इन्हीं लोगों को बुलवाइए। सुधींद्र जी, आपसे बात करना तो बेहद महत्वपूर्ण है, आपसे बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ एसपी, एक तरफ बीजेपी, इनका जो पोलराइजेशन ऑफ वोट करने की कोशिश हो रही है, जो गंभीर आरोप लग रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा खुलासा करें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, फिर हम एसपी के पास जाएंगे। देखिए, ऐसा है, मैं इस पूरी बहस में जो इसके पीछे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जी। सन 1991 में जब आपको भी मालूम है कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने स्वयं सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया था और उन्होंने कहा था उस ढांचे पर वो आंच नहीं आने देंगे। आज उस संवैधानिक पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाया गया है बीजेपी के द्वारा जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक झूठा एफिडेविट दिया। उसके बाद आपने जो देखा और पूरे देश ने देखा है, मैं कहना ये चाहता हूं, इनकी न किसी चीज में आस्था नहीं है, ये उत्तर प्रदेश को लहूलुहान करना चाहते हैं और इसमें दोनों ताकतें मिली हुई हैं। इसलिए ये मिली हुई हैं, 2013 में आपने देखा जिस तरह से मुजफ्फरनगर कांड हुआ, 1 लाख लोग बेघर हो गए। कुछ लोगों ने इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, पर उत्तर प्रदेश के लोग इस समय सचेत हैं, सावधान हैं, क्योंकि इनको नारा दिया गया था सबका साथ सबका विकास। इनको नारा दिया गया था कि हम काला धन लाएंगे, सब नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। इनको नारा दिया गया था कि हम किसानों को उनकी पैदावार का कम से कम 50% अधिक पैसा देंगे। पर हुआ क्या बाद में कि कह दिया गया इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कि ये हमारा जुमला था। तो ये भी आज मैं कह देना चाहता हूं। आप बाकी मुद्दों पर भी ले जाना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगा, इस बहस को थोड़ा और व्यापक कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट, मैं जफर जिलानी साहब को मिलाऊंगा क्योंकि वो थोड़ी देर में
जी जी नहीं, जी नहीं, मैं 1 मिनट में 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। देखिए, इनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। हम सब लोगों की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति है और सुप्रीम कोर्ट के प्रति है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। किसी को अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके कोई भी इस तरह की घटना को वहां पर अंजाम देने का। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं जफर जिलानी साहब कि अगर कोई वास्तव में सीरियस प्रयास हो रहा हो कि सब में अलग अलग पक्षों में सहमति बन पाए, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि या तो कोर्ट के थ्रू हो जाए या फिर आपसी सहमति के जरिए सबको साथ लिया जाए, क्या आपके पास अभी तक कोई सीरियस ऐसी बात आई है, प्रपोजल आया है जिससे लगे कि राम मंदिर को लेकर ये सरकार गंभीर है, बीजेपी गंभीर है? ना ही कोई प्रपोजल है और ना ही कोई प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि शंकराचार्य से लेकर और 3 मरतबा प्रधानमंत्रियों के द्वारा, चंद्रशेखर जी के द्वारा 1 मरतबा और नरसिम्हा राव साहब के द्वारा 2 मरतबा ये कोशिश हो चुकी है, और आखिर में 2003 में फिर शंकराचार्य जी के द्वारा ये कोशिश होकर नाकाम हो चुकी है। और इनका सवाल हर जगह यही मुद्दा रहता है कि आप हमको 3 मस्जिदें दे दीजिए, जो मुमकिन नहीं है। इसके अलावा 3 मस्जिदों से आपका मतलब है अयोध्या, काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं जिलानी साहब, वार्ता की बात कर रहे हैं। ये लिखित में है शंकराचार्य का पत्र मौलाना राबे साहब के पास। तब मुसलमानों ने तय किया कि ये किसी तरह बातचीत से मुमकिन नहीं इसका हल, लिहाजा केवल न्यायालय से हल मुमकिन है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर यही रिपीट हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, और इन्होंने भी अपील कर रखी है। 3 अपीलें इनकी तरफ से हैं, वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और जैसा अभी हमारे एक साथी ने भदौरिया साहब ने कहा कि ये देश संविधान से चल रहा है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय के स्टेटस को के आर्डर होते हुए कोई भी वहाँ पर एक ईंट नहीं रख सकता है। और इसलिए इनका ये सारा कहना कि दिसंबर में मंदिर शुरू हो जाएगा, जनवरी में शुरू हो जाएगा, ये सिर्फ जनता को धोखा देने की बात है। और यूपी के इलेक्शन के लिए जिलानी साहब विश्व हिंदू परिषद के विजय शंकर तिवारी जी कुछ पूछना चाहते, अगर आपकी इजाजत हो। देखिए, आप मुझे, अगर मैं आपको जवाब दूंगा, पहले मेरी बात सुनाई दीजिए। ये बात जो है, ये बार बार ऐलान करना, ये बीजेपी के इशारे पर हो रही है। संबित पात्रा साहब यहाँ कह रहे हैं पार्टी का कुछ और रुख, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब हों या गोरखपुर के महंत हों, ये लोग सब जो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पार्टी के बाहर के लोग हैं, इनको कोई कंडेम नहीं करता है। जिलानी साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जब वार्ता की बात होती है, वार्ताओं में आपके लोग क्यों नहीं बैठते, वार्ताओं से क्यों भाग जाते हैं? आप दूर तक सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि संसद में से रास्ता निकाल लेते हैं, उसमें आप सहभागी नहीं होते हैं, और वार्ताओं से भाग जाते हैं, वार्ता में आप बैठते नहीं है। तो ये कौन सी बात है? मतलब आप वार्ता के नाम पर हमको नहीं, वार्ता से भाग क्यों जाते हैं? मैं हम कह रहे हैं कि अगर आपकी पृष्ठभूमि मजबूत है तो वार्ता में बैठिए ना, वार्ता से भाग जाते हैं आप, वार्ता नहीं करते हैं, वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। की बात आई, जब आप सुप्रीम कोर्ट में हम तो बहुत सीधी सीधी बात कर रहे हैं। दो शब्दों का एक वाक्य, आप वार्ता से भाग क्यों जाते हैं? वार्ता में आप बैठते क्यों रहे हैं? आप न्यायालय से क्यों डर रहे हैं? नहीं, हम नहीं डर रहे हैं, कहीं नहीं डर रहे। हम तो कहते हैं वार्ता से क्यों भाग जाते हैं आप? वार्ता में बैठते क्यों नहीं है? अगर आपकी बातों में इतनी सच्चाई है, इतनी दृढ़ता है, इतना दम है, तो आप वार्ता में बैठिए, आइए वार्ता में, क्या संकट है? आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है सारे के सारे साक्ष्य मंदिर के सामने, आपको पता है सारे के सारे साक्ष्य मंदिर के सामने, ये भय है आपको, इसलिए वार्ता में आप बैठते नहीं है, वार्ता से भाग जाते हैं। तो वार्ता नहीं हो सकती है। जिलानी साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपका एकमात्र विश्वास अब बचा है, और आप ये कह रहे हैं कि एकमात्र तरीका आपके हिसाब से ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो तय कर दे, लेकिन इस बीच कोई भी प्रयास आपसे बातचीत करके आगे बढ़ने के हो, उसको आप मंजूर नहीं करते? हम बिल्कुल नहीं मंजूर करते, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहिए। क्यों? और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काम आसान नहीं है, उनके लिए भी एक बड़े धर्म संकट का विषय है कि कैसे इसके ऊपर पहले लोग कहते थे कि अगर उसका कुछ साक्ष्य मिल गया, आप जमीन की खुदाई करा दिए, अगर कुछ साक्ष्य मिल जाएगा तो सारा मुद्दा छोड़ देंगे हम। कहाँ मुद्दा छोड़ दिया? आप अपनी बात पर नहीं टिके रहते जिलानी साहब। आप लोगों ने कहा था अगर वहां पर साक्ष्य मिल गए
तो हम अपना हमने मुद्दा कुछ छोड़ नहीं देंगे। कहा था, कहाँ आप छोड़ा बिल्कुल गलत आपने? कह रहे हैं। कहाँ छोड़ा? हमने आप कभी नहीं सुप्रीम कहा था। कोर्ट की बात हमने करते कभी हैं नहीं कहा था, आप गलत पर कह रहे हैं। भरोसा नहीं है, हम बिल्कुल आप पर गलत बात भरोसा कर नहीं रहे हो हैं। रहा है हमने कि कभी आप नहीं ये कहा कर ये लेंगे, बात। इसीलिए हम अगर कहते हैं कहा कि होता तो संसद आप के अंदर लाते से उसको। ये रास्ता निकालना आप चाहिए बिल्कुल ताकि आप गलत कह पलट रहे हैं, न हमने कभी नहीं सकें, कहा। बिल्कुल पलट नहीं हमने कहा सके, कि इसलिए हम कहते हैं फैसला संसद होगा। के अंदर से मात्र बिल्कुल ये गलत रास्ता बात कह निकलना रहे चाहिए हैं। और आप संसद लोग के अंदर से जो जब रास्ता सुप्रीम निकलेगा कोर्ट में गलत उसमें कह आप लोग सकते पलट हैं, नहीं सकते, हलफनामा वो झूठा कर मानना ही सकते हैं, पड़ेगा, तो जो ये कह रहे रास्ता कहते है। रहे आपको ये हम सिर्फ उच्चतम न्यायालय का फैसला मानेंगे। जिलानी और साहब देश बहुत का सीधी सीधी अवाम बात भी, है, आप देश कहाँ के कहाँ पलट हिंदुओं गए? की आपने अक्सरियत कहा आप आपके खुदाई साथ देश करवाइए, के अगर हिंदुओं साक्ष्य की मिल अक्सरियत जाएंगे नहीं है। तो हम एक हम मिनट मान में लेंगे। एक आप मिनट पहले में ही- एक चीज समझना चाहता हूँ जिलानी साहब, आपके पास भी लौटूंगा। सुनील भदौरिया जी, क्या ये संभव है कि पक्ष कम से कम बात करना सही तरीके से शुरू करें, क्योंकि एक अच्छी फिजा उसी से बनेगी और उसी से शायद वो धरातल सुप्रीम कोर्ट को भी मिल सके आगे बढ़ने का। भदौरिया जी, मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, इस देश में हर नागरिक का एक प्रतिबद्धता है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी है और संविधान के प्रति भी है। बिल्कुल। इस पूरे मामले में दो पार्टियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर रही हैं। हमारे जैसे लोग या हमारी पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि हम उसमें हस्तक्षेप करें। ये मामला वहां लंबित है और हमें पूरी आस्था और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसका सभी लोगों का, मैं समझता हूं कोई ऐसा नागरिक नहीं है जिसका विश्वास नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसले का। और इस तरह की जल्दबाजी करके, खून खराबा करके, जैसा हमेशा होता रहा है, ये हमें नहीं करना चाहिए। इससे देश कमजोर होता है, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, इससे संविधान कमजोर होता है। ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। और अगर ऐसा मोदी जी की सरकार करती है तो वो एक मिनट संबित जी, मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी जानना चाहता हूं। सुनील यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर है, क्योंकि हमारे जो पहले मेहमान तय थे वो आ नहीं सके। सुनील, आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है, कोई भी गंभीर प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा हो रहा है कि सभी पक्षों को साथ ले आकर बात को आगे बढ़ाया जाए और राजनीति को कोने में छोड़ा जाए? देखिए, जहां सवाल देश का है तो देश संविधान से चलता है, और जितने भी दल और जो लोग बहस कर रहे हैं इन सब चीजों पर, कि मंदिर पर और भगवान पर, तो भगवान मंदिर से ज्यादा लोगों के दिलों में रहते हैं। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को मंदिर से हट करके जो 2014 में जो उन्होंने वादा किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने, उन वादों पे काम करना चाहिए। अगर उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करी और मंदिर मस्जिद पे उन्होंने बात करी, या जिस तरीके से वो उनके नेता बयान दे रहे हैं, अगर इस तरीके से बात करते रहे, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली हारी है, जैसे बिहार हारी है, जैसे बंगाल हारी है, वैसे आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी हारेगी। लेकिन क्योंकि ये सवाल ये है कि कब तक ये देश मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ेगा। जो मामला माननीय न्यायालय में है उसको न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए, और सारे लोगों को, जो लोग इस पर बहस कर रहे हैं, उनको देश की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए और स्वस्थ राजनीति के लिए एक नया रास्ता ढूंढना चाहिए। ठीक है सुनील जी, आपका जवाब अभी देना चाह रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा। संबित जी, राजनीति छोड़कर वास्तव में जो आपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है उसको लेकर आगे बढ़ने के कोई प्रयास बीजेपी नहीं कर रही है। साफ साफ तौर पे जफरयाब जिलानी कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ऐसा ना प्रपोजल हमारे पास है, ना ऐसी कोई बातचीत हो रही है। देखिए, मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था, मैं 10 सेकंड में उत्तर देता हूं। नंबर 1, राम के नाम पे राजनीति क्या हो रहा है वो मैं बताता हूं। देखिए, पहली बात, जहां तक भाजपा का सवाल है, मैंने आपको पहले ही प्रश्न में उत्तर दे दिया कि हम संविधान के अनुसार चलेंगे, और हमारे मैनिफेस्टो में हमेशा, जब तक भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है, क्योंकि हम संकल्पित हैं, 1989 में हमने संकल्प लिया है पालमपुर में, इसलिए बिना राजनीतिक कारण फायदा लिए हुए उसको भावनात्मक रूप से, आस्था के रूप से उसके साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, राजनीति कैसे होती है कांग्रेस से सीखिए। जब एफिडेविट देना पड़ा, हलफनामा देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में सेतु समुद्रम के विषय में, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। नंबर 1,
जब हलफनामा देना पड़ा सेतु समुद्रम के केस में, उस समय सोनिया जी के आग्रह पर कांग्रेस के सरकार ने क्या हलफनामा दिया कि राम इज अ मिथिकल पर्सनालिटी, राम डज नॉट एग्जिस्ट। और इनके जो उस समय डीएमके जो इनकी कोalition पार्टनर थी, उनके अध्यक्ष ने क्या कहा, करुणानिधि ने क्या कहा? करुणानिधि ने कहा राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े थे जो वो ब्रिज बना रहे थे? राम तो वो अट्टहास कर रहे थे और राम के ऊपर मजाक कर रहे थे। नेता देश के प्रधानमंत्री ने इंडियन साइंस कांग्रेस में और उस पे सोनिया गांधी मुस्कुरा रही थी। अरे शांत हो जाइए विवेक, अरे विवेक जी रोम को याद करिए, आप राम को नहीं समझ पाएंगे। अरे विवेक जी थोड़ा सा राम का नाम लेते हुए चिल्ला चोट वो डिवाइन, कहा भगवान, भगवान को उन्होंने मानवीय स्वरूप दे दिया। जब उन्होंने कहा कि सर्जरी कर दी इंडियन साइंस कांग्रेस में, समझ पाएंगे राम क्या होता है। और अभी तो धिक्कार का विषय है, जब अभी चंद मिनटों पहले आपसे पूछा गया कि राम का जन्म कहाँ हुआ है, तो सोनिया जी के कारण आप वो बताना नहीं चाहते थे, आपको बताना नहीं चाहते थे कि राम का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि सोनिया जी नाराज हो जाएगी। अरे सोनिया जी छोड़िए, विवेक जी आपको तो राम कभी नहीं माफ करेंगे। मैं जिलानी साहब पे क्या बोलूं, जब घर में ही ऐसे विभीषण बैठे, जब ऐसे लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस के अंदर में, मैं किसी और को क्यों बोलूं? जिलानी साहब तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिलानी साहब तो अपने कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं कानून के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, मगर इनको देखिए, ये आस्तीनों के सांप को देखिए, ये इनको देखिए। जब इनसे पूछा गया कि राम का जन्म कहाँ हुआ, तो ये सोनिया जी के डर से वो भी नहीं बता सकते। बताइए आप राम का जन्म कहाँ हुआ? दीवारें अरे विवेक जी थोड़ा चिल्ला चोट कम करिए। विवेक जी आप नहीं अरे विवेक जी थोड़ा विवेक के साथ बात करिए, आपका नाम विवेक है, ऐसे अविवेक की मत बनिए। सिखाएंगे संवेद जी, मैं आपके बीच में चिल्ला, अरे विवेक जी तबीयत खराब हो जाएगी, राम नाराज हो जाएंगे, चिल्लाएंगे। जिलानी साहब नाम लेते हैं मुस्कुरा के। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। जिलानी साहब अभी यहाँ से जाने वाले डिस्कशन से उससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिलानी साहब, क्या आने वाले दिनों में वास्तव में कोई गंभीर प्रयास आपकी तरफ से शुरू हो सकता है? आकाश जी, आकाश जी सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, मैंने जिलानी साहब जा रहे हैं, मैं लौट रहा हूँ। 10 सेकंड नहीं हो सकता है, सिर्फ उच्चतम न्यायालय के फैसले से मसला हल हो सकता है। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करे कि इस मुकदमे की जे हियरिंग करके जल्द फैसला हो जाए। ये काम अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में किया था जब उच्च न्यायालय का फैसला हुआ। लिहाजा अगर गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी जरा भी सीरियस है मसले को हल करने में, तो उन्हें उच्चतम न्यायालय से अप्रोच करना चाहिए। हम उनको इस मामले में सपोर्ट करेंगे कि वो इनकी दरख्वास्त मंजूर हो और सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी हो सके डे टू डे हियरिंग करके इस मुकदमे का फैसला कर दे। इसके अलावा और कोई तरीका मुमकिन नहीं है। बातचीत से मसला हल नहीं हो सकता है, कोई बातचीत ना हो रही है और ना होगी। सुधीर भदौरिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिलानी साहब मैं जानता हूं कि आपको अभी जाना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए। आपका स्टैंड आपने एकदम क्लियर किया। भदौरिया जी, ये जो विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के अलग अलग हिस्से जो कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा लगातार बना रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में और कार्यक्रम हम देखने वाले हैं, इसमें आप समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या देखते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पूरा मौका समाजवादी पार्टी भी दे रही है। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, और मैंने शुरू में भी कहा था, इसकी पीछे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। और एक समय ऐसा भी था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय बीजेपी की भी सरकार प्रदेश के अंदर थी। दोनों जगह इनकी सरकारें थीं। पर मैं ये भी कह दूं कि इन लोगों का एक ही नारा है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। और इस बात को ये जारी रखना चाहते हैं ताकि इसमें खून खराबा हो। और इसीलिए आपने देखा बरेली से लेके अयोध्या से लेके नोएडा तक किस तरह से आज ही तारीख तय कर लेते हैं सब मिलके। बैठे तो हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं, बीएसपी के भी बैठे हैं, समाजवादी के भी बैठे हैं। आप सब इतने परेशान हैं, आप भी अपना तारीख बताना शुरू करिए। आप भी परेशान क्यों हो रहे हैं? आइए ना, सब मिलकर बातचीत करके तारीख अभी तय कर लेते हैं। आप सोनिया जी से जरा पूछिए, फोन करके पूछिए, जरा रोम से पूछिए, धार्मिक भावना आप जरा रोम से पूछिए
क्या करना है? वहाँ के स्थानीय लोगों के अरे विवेक जी, काहे तबीयत खराब कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी, आपने 5-6 बार राम का नाम ले लिया है, सोनिया जी नाराज हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर कांड करवाया, समाजवादी पार्टी की सरकार है और वहाँ पर बरेली, अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हमसे मिलीभगत कर रहे हैं, बंदूकें लेके चल रहे हैं लोग, और आप उनके साथ मिलकर मिली भगत करके उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पर उत्तर प्रदेश के लोग सचेत हैं। आप क्या चाहते हैं, राम मंदिर बने या ना बने, ये तो बता दीजिए। मंदिर की मांग करते करते ऊपर से धार गए। आपने उस समय कुछ सुना नहीं, आज से उस समय कुछ सुन लेते। आज चूंकि चुनाव, मैं तो इतना कह रहा हूँ, आप लोगों की पीड़ा में देख पा रहा हूँ, अगर सब इतने पीड़ित हैं तो यहाँ आज एक तारीख तय करिए। नहीं, आप लोग इतने पीड़ित, देखिए बेचारे पीड़ा में विवेक जी की हालत कैसी हो गई है, देखिए। मैं तो बोल रहा हूँ इतने पीड़ित हैं तो अभी तारीख बताइए, एक तारीख पे हम सब पहुंचेंगे वहाँ पे। सब देश देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। मैं आपको कह अरे घुमा रहे हैं आप, 8 बजे से पूछ रहे कब बनेगा मंदिर, कब बनेगा मंदिर। मैं बोल रहा हूँ अभी बताइए ना, रोक रहा हूँ, विवेक जी को भी रोक रहा हूँ। डेट बताइए, हम लोग सहमत हो जाते हैं, तिवारी जी कुछ शुरू कर देंगे। सीधा सवाल पूछना चाह रहे हैं। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो सकती है, संविधान से बड़ी हो सकती है, हम लोग संविधान और सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। कौन कह रहा है? उसके अक्षरशः पालन करेंगे। ना, सुप्रीम कोर्ट भी अगर कंसेंसस, आप लोग सब अगर कंसेंसस में आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी खुश हो जाएगा। सुरेंद्र जी, आप दूसरी पॉसिबिलिटी को परेशान नकार क्यों रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी एक तरीका है, आपसी बातचीत से ये तय हो सकता है कि राम मंदिर का क्या हो। वो ऐसा तब होता है जब दो वास्तव में आकाश जी, किसी केस में आकाश जी, सुधींद्र जी को और विवेक जी को फैसला करें, तभी दोनों को पता है, सुधींद्र जी को और विवेक जी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आएगा पता नहीं है, इसलिए जब तक ये ना आवे तब तक इसमें राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए। ये बार बार कहते हैं कि आप हम मंदिर भव्य बनाएंगे और तिथि नहीं बताएंगे। हम तिथि बताने के लिए विवेक जी तैयार हैं, हम तिथि बताने के लिए भदौरिया जी तैयार हैं। हम कहते हैं एक बहुत सरल रास्ता है, सीधा रास्ता है, जिसके लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं ये विवाद कल समाप्त हो जाएगा। अगले ही सेशन पे आ जाइए और आप आ जाइए और संसद में इसको पास कर देते हैं। बहुत सीधा रास्ता है और बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा, कोई राजनीतिक विवाद नहीं होगा। आप उसके लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? तैयार इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा जीवित रहे। ये खड़ा रहेगा तो आप वोट को राजनीति कर सकते हैं, विवेक जी भी कर सकते हैं। विवेक जी आपके लिए बहुत सीधा रास्ता है, संसद में आइए, इसको निपटा दीजिए, विवाद समाप्त, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक चलेगा तब तक हमारी राजनीति चलेगी, इसको समाप्त करना है। तो आप आगे बढ़िए, संसद में पास कराइए। ठीक है, बार बार कह रहे हैं। अच्छा, बंसल जी का जवाब सुन ले, बंसल जी का जवाब। आपस में पहले उनकी वार्ता होनी चाहिए, और आप जहां तक कह रहे हैं कि वार्ता के फलस्वरूप आप करना चाहते हैं, मैंने कहा 4 बार वार्ताओं से भाग गए। 91 में आपने क्या किया? जी मैंने कहा 4 बार वार्ताओं से भाग गए। आपके सामने जिलानी साहब को हमने कहा है 4 वार्ताओं पर तय हुआ, 4 बार वार्ताओं में नहीं आए। पहली वार्ता से भागे, आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। पहली वार्ता से भागे, 3 वार्ताओं में आए नहीं। क्या वार्ता से बातचीत करेंगे भाई? उस समय क्या हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में आपके भगवान राम जो शांति के प्रतीक थे, आपने उनके नाम पे प्रदेश में नरसंहार कर दिया, आपने सामाजिक समरसता को छिन्न-भिन्न कर दिया। बहुत ही स्थायी इसका हाल है। अरे स्थायी तो सब चीजों का जो हल हो जाए तो स्थायी है, स्थायी हल तो होने दीजिए। अरे हल तो होने दीजिए, आप करिए हल। ठीक है, 1 मिनट, सबको रोक रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी यहां पर हैं। प्रदीप सिंह जी, यहां पर 3 पार्टियां ऐसा लग रहा है कि फेंस सिटर्स हैं, जो श्री राम के भव्य मंदिर की बात जो बीजेपी कहती है, और इस पर यह आरोप है कि वो उसको राजनीतिक मसला बनाना चाहती है और उसके जरिए सरकार बनाना चाहती है। मंदिर जब बनेगा और जितनी देर से बने उतना अच्छा, ये विपक्षी कहते हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि जो तीनों फेंस सिटर्स हैं ये सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। नहीं, देखिए आकाश जी, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल नहीं निकल सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में अब जो कुछ है। बिल्कुल, देखिए सबसे गंभीर प्रयास जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी उस समय हुआ था। अगर वो बातचीत अपने अंजाम तक पहुंचती तो हल निकल सकता था। उसके बाद इतना विभाजन हो गया है इस मुद्दे को लेकर कि बातचीत के जरिए इसका हल नहीं हो सकता।
जिलानी साहब जो बात कह रहे थे बिल्कुल ठीक है कि सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करे कि इसकी डे टू डे हियरिंग हो। यही सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का। अगर सरकार भी इसमें शामिल हो जाए, वो कह रहे हैं कि वो भी तैयार हैं, मतलब दोनों पक्ष अगर तैयार हैं और सरकार ये अपील करती है, सुप्रीम कोर्ट डे टू डे सुनवाई कर सकता है और फैसला जल्दी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा होगा जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा, मानना पड़ेगा। इसलिए बातचीत की कोई गुंजाइश, देखिए बातचीत तब होती है जब एक दूसरे पर भरोसा हो। जब भरोसा नहीं है दोनों पक्षों पर, दोनों पक्षों को एक दूसरे पर, तो ऐसे में किसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता। वो तो केवल आप प्रदीप सिंह जी एक बात बताइए, तो इसका मतलब कि जब डॉक्टर स्वामी बार बार ये बात कहते हैं कि इस दिसंबर तक किसी भी हालत में मंदिर का काम शुरू हो जाएगा, तो क्या वो सिर्फ इस मुद्दे को गर्म रखने की कोशिश है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए? नहीं, देखिए वो जब इसकी बात करते हैं तो वो पूरी बात ये कहते हैं कि डे टू डे सुनवाई के लिए उनको उम्मीद है कि सरकार भी तैयार हो जाएगी और दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। ये उनका अनुमान है, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन एक बात आकाश जी समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा लेकर अगर बीजेपी जाएगी तो किसी भी हालत में जीतेगी नहीं। इस मुद्दे पर पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है प्रदेश में। तो ये मुद्दा अगर तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो विकास पर ही लड़ना है? निश्चित रूप से। देखिए और आप उदाहरण देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो 2 चुनाव बीजेपी हारी है, अपने विकास के मुद्दे से हटी और दोनों तो फिर बार बार कोशिश क्यों हो रही है राम मंदिर को गरमाने की? देखिए एक माहौल बनाने की कोशिश। बीजेपी की समस्या यह है कि उसका उत्तर प्रदेश में कोई जातिगत आधार उस तरह से नहीं है जैसा समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का है। तो मंदिर के जरिए अक्रॉस कास्ट लाइंस जब तक वोट मिल सके, हिंदू एक हो सके, नहीं टूटेगी, तब तक बीजेपी का रास्ता साफ नहीं होगा। तो वो चाहते हैं कि लोग भावना में अपनी जाति को भूलकर वोट दें। तो वो संबित जी, विपक्ष ये कह रहा है कि ये एक बार तो चल गया उत्तर प्रदेश में और बड़ी सीटें आपने उत्तर प्रदेश में हासिल कर ली, लेकिन इस बार आपको इस मुद्दे के कारण सक्सेस नहीं मिल सकती। विकास एकमात्र रास्ता है, लेकिन फिर बार बार ये मुद्दा सामने क्यों? देखिए, मैंने आपको आरंभ में ही कहा कि विकास ही हमारा मुद्दा है। और जहां तक ये, प्लीज देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। देखिए, अभी प्रदीप जी को मैं सुन रहा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूं प्रदीप जी का। प्रदीप जी ने कहा कि हमें किसी भी तरीके से कास्ट को तोड़ना है और कोई उपाय नहीं है। देखिए, 71 सीट हमें 80 में से मिले थे अभी 2014 में ही। ना तो हमने कास्ट को तोड़ने की कोशिश की, ना तो गलत तरीके से जोड़ने की कोशिश की। सबको केवल डेवलपमेंट के सच्चे विषयों पे हमने आगे लेकर चला। सबका साथ सबका विकास, उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं। और मैं आश्वासित करता हूं, हमारे अध्यक्ष ने खुद कहा है कि केवल और केवल विकास जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। देखिए, खुद मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी खुद अपने बेटे को रोज डांटते हैं कि क्या काम कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, हार जाओगे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और हम उसके लिए खड़े हैं कि किस प्रकार डेवलपमेंट के माध्यम से हम विषय को आगे बढ़ाएं। ठीक है, संबित जी, मैं आगे एसपी के पास जाऊं, उससे पहले सुधीर भदौरिया जी इशू नहीं बनाते हैं। हाँ, देखिए ऐसा है, ये 71 सीट गिना रहे थे, बिहार की सीट गिना रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीते और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो केवल 70 में से 3 सीटें आई। बिहार में सफाया हुआ, दिल्ली में सफाया हुआ, यूपी में। मैंने थोड़ी आपको 2014 का आपका रिजल्ट याद दिलाया था, कर रहे हैं, दिलाऊं क्या याद? 0 आत्महत्या कर रहे हैं। अरे जीरो आपको पता चलेगा ना जब हम लोग हीरो बन के निकलेंगे और आप धराशायी हो जाएंगे पूरी तरह से। तो मैं तो आपको याद नहीं दिला रहा हूं, तो आप भी वहां जाके याद दिला रहे हैं। मायावती जी के संदीप संवेदी ने कहा कि विकास के मुद्दे की बात की। उसके पश्चात जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, संगीत सोमनाथ को सोम जी को जिस तरीके से आगरा में महिमा मंडित किया आपकी पार्टी ने, वो विकास के मुद्दे को परिलक्षित करता है। या उसके पश्चात जो आप तो पहले ये बताइए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी किसको उतार रहे हैं? अब ये बताइए, ये आपकी गंभीरता कौन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? कौन
अब आप राहुल गांधी या प्रियंका गांधी गंभीरता, उस पे आ गए। रीता अरे बहुगुणा छोड़िए, जोशी ने संबित कल जी, चिट्ठी लिखा है संबित सोनिया जी, गांधी को संबित कि हमें जी, प्रियंका गांधी संबित जी, चाहिए, राहुल संबित गांधी जी, नहीं अरे वो चाहिए। हमारी पार्टी ये का पेपर मसला में है। हेडलाइन था। अरे आप वो बताइए ठीक तो है। मेरी गंभीरता अरे, क्या? ये अरे तो आप वो ही के headlines पार्टी के हमें बड़े तो बड़े दोनों लोग चिट्ठी चाहिए। लिख रहे हैं। हमें तो क्या दोनों रीता चाहिए। बहुगुणा जोशी ने अरे ये आप चिट्ठी अपनी- लिखा है, अरे मांग किया है या नहीं किया है? बताइए। अरे आप उसको आप छोड़िए, बताइए। आप अपनी गंभीरता आप बताइए, प्रदर्शन कीजिए रीता इस बहुगुणा मुद्दे जोशी पे। आपकी लीडर ये- है कि नहीं? ये आपका रीता जो जी ने लाइटर जो रिमार्क है, बताया है कि इस उन्हें राहुल विषय गांधी के नहीं प्रति चाहिए, आपकी उन्हें प्रियंका गांधी चाहिए। तो संवेदनशीलता पहले आप दर्शाता उन है। दोनों को देखिए, मान्यवर- कहाँ राम जी की भक्ति मान्यवर, करने निकले ये हैं। मुद्दा बहुत गंभीर है। संवेदनशीलता, राहुल गांधी चाहिए या प्रियंका इस पे गांधी जरा चाहिए, इसमें संजीदगी संवेदनशीलता दर्शाइए, क्या है? संबित जी। आपको कौन हमेशा- मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा चाहिए, इस ये तो तरीके बताइए से- पहले। इस तरीके से ये तो हास्यास्पद बताइए बातों से पहले। समाधान नहीं निकलता है। एक मिनट, समाजवादी पार्टी के सुनील यादव भी हमारे साथ हैं। ठीक बोल सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप पे आरोप ये लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सांठगांठ है, और इसलिए आपकी कोशिश ये है कि अगर बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा बनाती है तो उन्हें बनाने दिया जाए, मौका लेने दिया जाए। जितना पोलराइजेशन होगा, वोट आपके यानी समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के बीच में बटेंगे। ये आरोप तो कोई लगा सकता है कि हमारे बीजेपी की साठगांठ है, लेकिन जो भी भारतीय राजनीति में पुराने हों या नए लोग हों, वो जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी इकलौते देश के ऐसे नेता हैं जिन्हें कभी किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया। बाकी जितने भी लोग हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी परिस्थिति में लोगों ने समझौता किया। और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने खत्म किया है तो उस दल का नाम समाजवादी पार्टी है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ। आप उनसे पूछिए, किसी भी दल का दस्तावेज क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र 95% लागू हो गया, और उनके गृह मंत्री के क्षेत्र में मेट्रो ट्रेन उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, उनके प्रधानमंत्री के क्षेत्र में डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और उनके प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी मेट्रो ट्रेन माननीय मुख्यमंत्री जी चलाने जा रहे हैं। तो हमें, हमारा अनुरोध है कि वो एक बार दिल्ली से निकल के एक बार उत्तर प्रदेश को घूमे। जिस उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने कबाड़ बनाकर छोड़ा था, जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता में झोंका था, वो उत्तर प्रदेश आज निखर रहा है, आज तरक्की कर रहा है। और हमें मानना है, हम बड़े बोल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमारा मानना है कि कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार से सीखना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी से सीखना चाहिए कि 12-12 घंटा बिजली नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट कैसे होता है। ट्रेन कैसे चलेगा? झूठे वादे कि किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, ठीक है, नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, आपकी बात हमने सुनी, वापस आ जाएगा। सुधींद्र भदौरिया जी, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एसपी का दावा है कि मुलायम जी एकमात्र नेता है देश के जो बीजेपी को रोकने में सक्षम है और उसके साथ सांठगांठ नहीं करते। बात कर रहे हैं, अगर मैं आपके देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा, और यहाँ तक कि आजम खान साहब ने कहा भी, जब इन्होंने लाल टोपी कल्याण सिंह जी को आगरा में पहनाई और उनको घोषित किया कि वो सबसे बड़े समाजवादी हैं। कल्याण सिंह जी जिन्होंने झूठा एफिडेविट दिया, पूरे देश ने देखा है कि मुलायम सिंह जी ने लाल टोपी उनको पहनाई। और तो और उस ढांचे पर जिसने पहला हथौड़ा चलाया, साक्षी महाराज, उनको भी राज्यसभा मुलायम सिंह जी ने पहुंचाया। मैं ये कहना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी का छद्म चेहरा सभी प्रदेश के लोग जानते हैं, और उसको बहुत अच्छे तरीके से आजम खान साहब ने कहा था कि वो 25 साल उनके साथ रहे, पर उन्हें भी नहीं पता चला कि माननीय मुलायम सिंह जी की धोती के नीचे खाकी का नेकर भी है। तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये आजम खान साहब ने कही। और इस बार भी जिस तरह का उन लोगों में संवाद चल रहा है, आने वाले दिनों में आप और प्रदेश के लोग देखेंगे क्या क्या रंग खिलाए जाते हैं। विवेक बंसल जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का क्या ये रुख है कि राम मंदिर के पक्ष में भी मत बोलो, विरोध में भी मत बोलो, मुस्लिम वोट भी मिल जाए, हिंदू वोट भी मिल जाए, मीडियम पोजीशन बनी रहे, और साफ साफ कोई बयान किसी तरफ मत दो? देखिए, ये आप लोगों की, मैं क्या कहूँ, आप लोगों की एक बायस थिंकिंग है। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी इस तरीके का मुद्दा है जिसमें विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसमें देश की कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता प्रभावित होती हो, उसको आम सहमति से हम हमेशा
हम सहमति बनाने के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर रहे इसमें, वो काम आपने बीजेपी में छोड़ दिया है। एक एडवाइस देना चाहता हूं विवेक जी को। देखिए मैंने पहले भी कहा, धर्म जोड़ने की बात करता है। विवेक जी एक एडवाइस है, नाम पे मेजर सर्जरी से पहले राम का नाम लेना अच्छी बात है, वरना राम का नाम नहीं लेंगे तो कहीं सर्जरी के बाद राम का नाम न लेना पड़ जाए। लेने के वाले आप कौन होते हैं? राम का नाम लूंगा अपनी आस्था से लूंगा, नहीं मेजर सर्जरी से पहले अच्छा है, यही तो आप नहीं लीजिए मेजर सर्जरी लेंगे, ये राम का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो अगर राम को आप इसी प्रकार मजाक करते रहेंगे तो मेजर सर्जरी के बाद राम का नाम विपरीत आप लोगों के कृत्य हैं। आप राम का नाम लेने वाले महात्मा गांधी को आपने मरवा दिया, राहुल गांधी तो पूरा राम के सम्मुख है, उस व्यक्ति को राहुल गांधी का व्यक्तित्व पूरा राम के सम्मुख है, किया जा रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रदीप सिंह जी के पास मैं एक बार आना चाहूंगा। प्रदीप सिंह जी, अरे भाषण बंद करिए। जो आम लोग हैं उत्तर प्रदेश के, आज सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इस वक्त हमारे साथ में हैं। आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता किस कसौटी पे कसेगी कि हम किसको वोट दें? देखिए, दो चीजों पर, एक जो वर्तमान सरकार है समाजवादी पार्टी की, उसने जिस वायदे पर वो आए थे उस पर कितना खरी उतरी है, उसने जनता के हित के विकास के कितने काम किए हैं, और उससे ज्यादा जो समाजवादी पार्टी के साथ एक चीज हमेशा जुड़ी रही है और वो है कानून व्यवस्था की स्थिति। क्या उसमें अखिलेश यादव के आने के बाद बदलाव आया है? ये कसौटी होगी समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार को कसने की। विपक्ष में जो लोग सत्ता की दावेदारी कर रहे हैं, विकास पर तो जो आप कह रहे हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, वहां तो सबके वादे ही होंगे, और फिर तो वहां जो जितना बड़ा वादा करेगा क्या वो जीतेगा? नहीं, देखिए, विकास के मामले में ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अखिलेश यादव की सरकार ने काम किया है। उनकी सबसे बड़ी जो उनके गले का पत्थर है वो कानून व्यवस्था की स्थिति है। दूसरा, जो दावेदार हैं, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों जो वायदे करेंगे उस पर मतदाता को कितना भरोसा होता है, इससे तय होगा कि मतदाता का कितना समर्थन। आखिरी 1 मिनट 30 सेकंड दे रहा हूं, पहले सुधींद्र जी और उसके बाद में संबिता। पहले सुधींद्र जी। देखिए, बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही। कानून व्यवस्था के मामले में, दंगा राज के मामले में उन्होंने कभी दंगा नहीं होने दिया। और जहां तक विकास का सवाल है, जब वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश का जीडीपी 9% था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं 6% है, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री से 3% था, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, फिर भी वो 9% पूरे देश में नहीं कर पा रहे हैं। तो बहन मायावती जी नंबर 1 पर हैं, उनको कोई हरा नहीं पाएगा। सुजीत जी, एक छोटा सा सवाल, कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं इस बार? हमें किसी जनता हमारे साथ है, हमें बहन मायावती जी के नेतृत्व और कौशल में यकीन है, और उत्तर प्रदेश की जनता को उनके कौशल और नेतृत्व में यकीन है। हम लोग प्रचंड बहुमत में उनके नेतृत्व में जीतेंगे। सुजीत, अच्छा, बस 30 सेकंड, समित पात्रा 30 सेकंड। ना हाथी ना साइकिल, अब उत्तर प्रदेश चलेगा भाजपा के साथ। दोनों हाथी और साइकिल की क्या हालत हुई थी हमने 2014 के इलेक्शन में देखा हुआ है। और मैं बताता हूं आपको, राम का जो विषय है वो हमारे आस्था का विषय है, मगर विकास का विषय घर घर का विषय है। इसी विकास के विषय को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता को हम अपने साथ जोड़ेंगे और हमें पूरा भरोसा है 265+ के साथ भारतीय जनता पार्टी 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में विजयी होगी। आप सबको शुभकामनाएं, आप सबकी अपनी अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जनता की राय जानना जरूरी है। आज हमने सवाल पूछा था, क्या यूपी चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उछालने से बीजेपी को फायदा होगा? हमारे 64% दर्शकों ने हां में जवाब दिया है कि राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी को फायदा होगा, 64%, और 36% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। ट्विटर पर भी यही सवाल हमने पूछा था, 49% दर्शकों ने हां में जवाब दिया है और 51% दर्शकों ने नहीं में, यानी ट्विटर पर लगभग बराबर बराबर बटे हुए हैं लोग। लेकिन जैसा कि जानकार कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा और कानून व्यवस्था का मुद्दा दो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे।